मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां लोग मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इस गांव में रहता था श्याम, जो कि एक चतुर व्यापारी था, जो अपनी बुद्धि और मेहनत से दूर दूर तक मशहूर था। श्याम का छोटा सा व्यापार था, जिसमें वो मसाले, अनाज और कपड़े बेचता था। उसके साथ उसकी पत्नी रुक्मणी, उसका छोटा भाई गोविंद और उसका पुराना दोस्त मुरारी रहता था, जो उसकी दुकान में ही काम करता था। कस्बे में एक साहूकार भी था, जिसका नाम था सेठ बलराम, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए पूरे गांव में बदनाम था। रुकमनी, आज बाजार में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। इसी वजह से मुझे घर आने में देर हो गई। आज बाजार में लोग कह रहे थे कि सेठ बलराम फिर से कोई नया खेल खेलने वाला है, जिस वजह से मेरी भी चिंता बढ़ गई है। हाय राम, वो सेठ तो बस पैसों का भूखा है। उसे कितनी भी पैसे और धन दिया जाए ना, लेकिन उसका लालच कम नहीं होगा। आप उससे दूर रहना, नहीं तो वो तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लेगा। अरे नहीं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं उसके हर एक जाल से वाकिफ हूँ। मैं उसके कोई भी जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन इस बार वो ऐसा क्या करने वाला है? लोग पहले ही परेशान हो गए हैं। इस बार अपने स्वार्थ और लालच की वजह से वो एक नई चाल चलने वाला है। भैया, मैंने सुना है कि सेठ बलराम अब गांव वालों से सस्ते में अनाज खरीद कर शहर में महंगे दामों पर बेच रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने और भी छोटे व्यापारियों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम छोटे व्यापारियों का क्या होगा? अरे गोविंद, इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं है। श्याम भैया ने हर बार उस बलराम के मंसूबे को तबाह कर दिया है। क्योंकि श्याम भैया दिमाग से काम लेते हैं। मुझे यकीन है वो सेठ के मंसूबे को भी जरूर नाकाम कर देंगे, है ना भैया? हाँ मुरारी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर बलराम आम लोगों को नुकसान करके खुद की जेब भरने की कोशिश करेगा तो मैं उसके ये मंसूबे को कभी पूरा होने ही नहीं दूंगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चतुराई से काम तो लेना होगा। सेठ बलराम को हराना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो उसे सबक सिखा सकते हैं। श्याम को अच्छे से पता था सेठ बलराम की चालाकी से गांव के सारे छोटे व्यापारी परेशान थे। वो फैसला करता है वो सेठ को उसकी ही चाल में फंसाएगा। अगली सुबह श्याम अपने भाई गोविंद और दोस्त मुरारी के साथ एक योजना बनाता है। हमें सेठ बलराम के खिलाफ कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उसे पता भी ना चले और उसका ये सच सबके सामने भी आ जाए। हमें सेठ बलराम के खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि बिना सबूत के ऐसे किसी पर भी आरोप लगाना सही बात नहीं होगी। अगर हम इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो हम उसका ये गैर कानूनी व्यापार बंद कर पाएंगे। लेकिन उसके खिलाफ हमें सबूत मिलेंगे कैसे? वो सेठ बलराम भी क्या कम चालाक है क्या? वो अपने कोई सबूत छोड़ता ही नहीं है। ऊपर उसका कालू जासूस हर किसी पे शैतान की तरह नजर रखता है। हमें सेठ बलराम के उन सारे ठिकानों को ढूंढना होगा जहां उसने अनाज को छुपाया है। अगर वो अनाज हमें मिल गया तो हमारे पास सेठ बलराम के खिलाफ ठोस सबूत होंगे। सेठ बलराम का एक गोदाम है जहां वो अपना सारा अनाज रखता है। हो सकता है कि उसने उसी गोदाम में सारा अनाज रखा हो और हमें उसके सौदे का कोई सबूत मिल जाए। श्याम, गोपाल और मुरारी की योजना थी कि वो सेठ के अनाज के सौदे को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस योजना में कई खतरे थे, क्योंकि सेठ बलराम का जासूस हर जगह घूमता रहता था। श्याम, गोविंद और मुरारी चुपके से सेठ बलराम के गोदाम के पास जाते हैं। वो देखते हैं सेठ का जासूस, जिसका नाम था कालू, गोदाम के बाहर पहरा दे रहा होता है। एक बात याद रखना, अगर इस कालू ने हमें यहां पर देख लिया तो हमारी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।
भैया, वो कालू तो शैतान की तरह हर वक्त नजर रखता है, तो हम इस गोदाम के अंदर जाएंगे कैसे? भैया, क्या हम रात में यहाँ आए? तब शायद कालू सो रहा होगा, फिर इसका फायदा उठाकर हम इस गोदाम में घुस जाएंगे। क्या बोलते हो भैया? नहीं गोविंद, रात में सेठ के कुत्ते गोदाम की रखवाली करते हैं, जो कि इस कालू से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें दिन में ही कुछ करना होगा। मुरारी, क्या तुम किसी भी तरह से कालू का ध्यान भटका सकते हो? भैया, मेरी बातों का जादू तो तुम जानते ही हो, जिससे मैं किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता हूं। मैं कालू को ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि वो गोदाम को भूल ही जाएगा। मुरारी कालू के पास जाता है और उससे बातें शुरू करता है। अरे कालू, कैसे हो तुम? तुमको ही ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहीं पर ही रहता हूँ? वैसे तुम हो कौन? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरा नाम मुरारी है। मैं एक दुकान में काम करता हूँ। मैं सेठ बलराम जी के पास एक बात पहुंचाना चाहता था कि मैं ऐसे 10 छोटे व्यापारियों को जानता हूँ जिनके साथ सेठ जी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उनको जल्द से जल्द अपना अनाज बेचना होगा। मैं समझ गया। देखो देखो, इस बात को तुमने किसी और को तो नहीं बताया ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ, तो अगर तुम अभी सेठ जी को ये बता दोगे तो उनका काफी फायदा हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सेठ जी के पास जाकर उन्हें बुलाता हूँ, लेकिन तुम इस गोदाम के अंदर ही रुकना और किसी को भी अंदर मत आने देना। ठीक है। अरे टेंशन ना लो, तुम जल्दी से सेठ जी को बुला के लाओ और यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगा। मुरारी कालू को एक झूठी कहानी सुनाता है और कालू मुरारी की बातों में फंस जाता है। कालू गोदाम छोड़कर सेठ के पास खबर देने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर श्याम और गोविंद गोदाम में दाखिल हो जाते हैं और वो तीनों मिलकर गोदाम की तलाशी लेने लगते हैं। तब वो उस गोदाम में रखे बहुत सारे अनाज को देखते हैं, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं। भैया, ये गोदाम तो अनाज से भरा पड़ा है। इतना सारा अनाज! सेठ इतना सारा अनाज कहां से लाया होगा? गोविंद, ये वही अनाज है जो सेठ ने गांव वालों और छोटे व्यापारियों से सस्ते में खरीदा है, ताकि वो इस अनाज को ज्यादा भाव में शहर में बेच सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, वो कागज जिसमें सेठ के सौदों की जानकारी लिखी है। भैया, अगर हम पकड़े गए तो क्या सेठ हमें जेल भिजवा देगा? वो क्या हमें जेल भगाएगा? जेल तो उसे जाना चाहिए इस गैर कानूनी काम के लिए। गोविंद, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस जल्दी करनी है। तू वो लकड़ी का बक्सा देख, शायद उसमें कागज हो। श्याम और गोविंद गोदाम में अनाज ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुराना बक्सा मिलता है। जैसे ही श्याम बक्सा खोलता है, जिसमें उन्हें सेठ के सौदे के कागजात मिल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त श्याम को गोदाम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि कालू गोदाम में वापस आ गया था। कौन है वहां? चोर चोर! गोविंद, मुरारी, जल्दी पीछे के रास्ते से भागो। श्याम, मुरारी और गोविंद कागज लेकर गोदाम के पीछे के रास्ते से भागते हैं। कालू उनका पीछा करता है। क्या बात है, आप तीनों ऐसे भागकर क्यों आए हैं? हम चुपके से सेठ बलराम के गोदाम में गए थे और वहां हमने बहुत सारे अनाज को देखा जो बलराम ने कम दाम में खरीदे हैं। उसके जासूस ने हमें देख लिया था, इसलिए हम भागकर आ गए। तो आपको इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? इससे उस जासूस को तो आप पर और भी ज्यादा शक हो जाएगा। शक नहीं, उसको भी यकीन हो गया होगा, क्योंकि हमने सेठ जी के सौदे का कागज ही चुराया है, जिस वजह से हमारे पास
सेठ बलराम के खिलाफ एक ठोस सबूत है। ये सब सुनकर रुक्मणी तो डर जाती है। श्याम कागजों को पढ़ता है और पता लगाता है कि सेठ बलराम शहर के एक बड़े व्यापारी सेठ गंगाराम के साथ मिलकर अनाज का गैर कानूनी सौदा करने वाला है। वो सस्ते अनाज को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। श्याम, ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर सेठ को पता चल गया कि आपने उसके कागज चुराए हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो जरूर आपको सबक सिखाने की कोशिश करेगा। रुक्मणी, डरने से काम नहीं चलेगा। मैं जानता हूं कि बलराम बहुत अमीर और ताकतवर आदमी है, इसीलिए हमें इन कागजों को सही हाथों में देना होगा। और फिलहाल मेरी नजर में गांव के सरपंच ही हैं जिनको हम ये कागज दे सकते हैं, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। वो सेठ की चालाकी को सबके सामने ला सकते हैं। लेकिन भैया, सरपंच जी तक पहुंचने से पहले हमें सेठ के गुंडों से बचना होगा। वो बाहर चारों ओर हमें बाहर ढूंढ रहे होंगे, और ऊपर से उस कालू ने हमें देख भी लिया है। अरे तुम उस कालू की चिंता मत करो। कालू को मैं फिर से बेवकूफ बना दूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भैया, हमें जल्दी करना होगा। सेठ का सौदा कल रात को होने वाला है। हमें उससे पहले ही ये बात सरपंच तक पहुंचानी होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास बस यही एक मौका है। अगर हमने वक्त से पहले ये सबूत सरपंच तक नहीं पहुंचाए तो हमारे हाथ से एक अच्छा मौका निकल जाएगा, और फिर हम उस सेठ बलराम को सजा नहीं दिलवा पाएंगे। उसके बाद श्याम, गोविंद और मुरारी सरपंच के पास जाने की योजना बनाते हैं। लेकिन रास्ते में एक बड़ी बाधा थी। सेठ बलराम ने अपने गुंडों को कस्बे के हर रास्ते पर तैनात कर दिया था ताकि कोई उसके खिलाफ सबूत न ले जा सके। श्याम को पता था अगर वो सीधे सरपंच के पास गया तो सेठ के गुंडे उसे पकड़ लेंगे। हमें चतुराई से काम लेना होगा। इस बार हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा कि हम आखिर उस सरपंच तक कैसे पहुंच पाएं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक योजना है, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस पर काम करना ही होगा। क्या योजना है भैया? गोविंद, तुम और मुरारी बाजार में ये अफवाह फैलाओ कि सेठ का गोदाम खाली हो गया है, जिससे सेठ बलराम को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। इससे वो और उसके गुंडे गोदाम की तरफ तो भागेंगे, जिससे मुझे सरपंच तक पहुंचने के लिए समय मिल जाएगा। ये तो कमाल की तरकीब है भैया। हम सेठ को उसी के जाल में फंसा देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन भैया, तुम अकेले सरपंच के पास जाओगे? अगर भगवान ना करे किसी ने आपको पकड़ लिया तो? यह खतरनाक है भैया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। गोविंद, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग जल्द से जल्द अफवाह फैलाओ, क्योंकि अफवाह फैलने में थोड़ा समय लगेगा और हमारे पास ज्यादा समय है भी नहीं। उसके बाद तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। गोविंद और मुरारी बाजार में अफवाह फैलाने निकल पड़ते हैं। वो बाजार के लोगों से कहते हैं सेठ बलराम का गोदाम रात में लूट गया और सारा अनाज गायब हो गया। ये खबर आग की तरह फैलती है और सेठ बलराम अपने गुंडों के साथ गोदाम की तरफ दौड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर श्याम कागज लेकर सरपंच के घर की ओर चल पड़ता है। श्याम सरपंच के घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सेठ का सबसे खतरनाक गुंडा रघु उसे रोक लेता है, क्योंकि रघु को कालू ने बता दिया था कि श्याम गोदाम में घुसा था। तो तू ही है श्याम। तूने सेठ के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझे ही एक गलती करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता है। वो कागज मुझे दे दे, नहीं तो। रघु, तू सेठ का गुलाम बनकर खुश है, लेकिन मैं नहीं। आखिर कब तक तू सेठ बलराम की गुलामी करेगा? जब बलराम का सच बाहर आएगा तो तू भी उसके साथ जेल चला जाएगा। अपने परिवार के बारे में तो सोच। ये कागज सेठ की चालाकी का सबूत है।
मैं इसे हर हाल में सरपंच तक पहुंचाऊंगा। तो तेरी भलाई इसी में ही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा। तू बोलता बहुत है। तुझे क्या लगा कि तेरी इस ज्ञान से मेरा मन बदल जाएगा? मैं किसी से भी नहीं डरता हूं। अब देख, मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। रघु श्याम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन श्याम चतुर था। वो रघु को बातों में उलझाता है और कहता है कागज उसके पास नहीं है। रघु जब श्याम की तलाशी लेने लगता है, तभी श्याम अपनी जेब से मिर्च का पाउडर निकालकर रघु की आंखों में फेंक देता है। रघु दर्द से चिल्लाने लगता है और श्याम वहाँ से भाग निकलता है। सेठ, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरी चालाकी को सबके सामने लेकर ही आऊंगा कि किस तरह तू गरीब किसानों को बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद श्याम किसी तरह से सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच, जो एक ईमानदार और समझदार आदमी था, श्याम की बात सुनता है और कागज देखता है। उसे सेठ बलराम की चालाकी का पता चलता है। वो तुरंत अपने सेवकों को बुलाता है और सेठ को पकड़ने का आदेश देता है। श्याम, तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। तुमने ना सिर्फ छोटे व्यापारियों की बल्कि सारे गरीब किसानों की मदद भी की है। तुम्हारा कितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। वैसे भी मुझे सेठ बलराम पे शक तो था ही, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन ये कागज सेठ की सारी करतूतें उजागर कर देगा। मैं अभी सेठ को पकड़वाता हूं। सरपंच जी, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे गांव की जीत होगी। सेठ बलराम ने हम सबको लूटा है। वो हर बार इस गांव की आंखों में धूल झोंकता रहा है। अब उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा है श्याम। मैं तुमसे वादा करता हूं कि सेठ बलराम को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद सरपंच के सेवक सेठ बलराम को उसके गोदाम से पकड़ लेते हैं। सेठ को ये बात पता चल जाती है कि श्याम ने उसके कागज सरपंच तक पहुंचा दिए हैं और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। अगले दिन सेठ बलराम को गांव की पंचायत के सामने लाया जाता है, जहां पर श्याम, गोविंद, मुरारी और रुक्मणी भी वहां मौजूद होते हैं। सरपंच कागजों को सबके सामने पढ़ता है, जिसमें सेठ के गैर कानूनी सौदों की सारी जानकारी थी। सारे गांव वाले सेठ की चालाकी सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। श्याम, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका बदला मैं कभी न कभी तुझसे जरूर लूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। सेठ, धोखा तो तूने पूरे गांव के साथ किया है। तूने गांव वालों का अनाज सस्ते में खरीदा और महंगे दामों पर बेचा है। शुक्र मना कि सरपंच जी तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहे और ये लोग तुझे सजा नहीं दे रहे हैं, वरना सोच तेरी क्या हालत होती। सेठ बलराम, तेरी चालाकी अब सबके सामने आ चुकी है। तुझे और तेरे सारे गुंडों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। जब तक तुम लोग जेल से बाहर आओगे, तब तक तुम लोगों को इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और ये तेरा सारा अनाज गांव में बांट दिया जाएगा। सेठ बलराम और उसके गुंडों को पुलिस ले जाती है। उसके बाद उसका सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया जाता है, जिससे सबके घरों में खुशहाली आती है। श्याम की चतुराई और हिम्मत की हर जगह तारीफ होने लगती है और गांव के लोगों में श्याम, गोविंद और मुरारी की एक अलग पहचान बन जाती है। सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। श्याम, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और चतुराई से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। भैया, अब हमारी दुकान और भी चलेगी। लोग तुम पर भरोसा करने लगे हैं। मैं तो कहता हूं ना, भैया को अब कस्बे का सरपंच बना देना चाहिए। अरे, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये सरपंच बनना मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक व्यापारी ही ठीक हूँ। उसके बाद श्याम की दुकान पर और भी लोग आने लगते हैं और गांव की मदद करने के बाद धीरे धीरे श्याम एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है।